हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कब कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का होता है या रेवेन्यू नेचर का होता है। तो उसको अच्छे से करने से पहले आपको ये सब चार आइटम ये समझने पड़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस है, सो दैट आप उन ट्रांजैक्शनों को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं पहला क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर हुज गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो डेफिनेशन पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका जो बेनिफिट है हमें वो एक साल से ज़्यादा साल तक मिलेगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। डेफिनेशन तो पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये आइए आगे पढ़ते हैं। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, तो देखिए कह रहा है कि जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों, देखिए कि क्योंकि एसेट्स जो होता है उसका जो बेनिफिट है वो हमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साल के अंदर अंदर मिलेगा और फिर ख़त्म, ऐसा नहीं है। एसेट्स का जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो सो दैट जब भी हम एसेट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। और क्या, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब जब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। देखिए रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी से कहने का मतलब है कि जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बैंक लोन से जैसे हम बैंक लोन पे करेंगे तो भी वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब ये याद रखना कि बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, ठीक है। जैसे 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, जैसे अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो वो कोई हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ी हुआ भाई, वो तो हमारे लिए एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो हमारी कोई एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। आप इसे मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को कि जो मतलब रूटीन नेचर के एक्सपेंडिचर ना हो, ठीक है। मतलब जैसे कोई साल में एक बार या मतलब 10 साल में एक बार हो, ऐसा नहीं है कि मतलब रूटीन नेचर में नहीं हो रहे, मतलब हर महीने नहीं हो रहे, ऐसे नहीं होता हर साल में होना है, मतलब कोई रूटीन नेचर नहीं है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। एक चीज़ और सुनिए, जैसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हम, मान लो जैसे मशीनरी है, ठीक है। अगर हम मशीनरी पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उस एक्सपेंडिचर से क्या है, मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो जो एफिशिएंसी पे जो कॉस्ट लग रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। या फिर कोई हम ऐसे उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रही है कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का मतलब है, मान के चलिए जैसे मशीनरी में एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, जिससे कि वो 200 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप उसमें एक और मोटर लगा देंगे जिससे कि वो 400 यूनिट प्रोड्यूस करने लगेगी, तो जो पर्टिकुलर चीज़ में हम ये 200 यूनिट बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इससे तो क्या है, पहले 200 यूनिट बनती थी, अब तो 400 यूनिट बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है, मशीनरी की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जा रही है। तो जो ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ये भी कैपिटल नेचर का ही है, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो चलो अब रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी कुछ इस प्रकार की है कि उसमें से मतलब काफ़ी वेस्ट निकलता है, जिससे कि हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। पर अब हमने उस पर कुछ अच्छे से सुधार कर दिया तकनीक के अंदर से एकदम। तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो कॉस्ट है और जो वेस्ट है, वेस्ट जो है अब वेस्ट कम आ रहा है। जब हमारा वेस्ट कम आएगा तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो भाई ये भी तो हमारे लिए एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, हमारा रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट, तो फ़ायदे की चीज़ ही कर रहा है ना। तो सो दैट ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर्स विच एक्सपायर्स विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए ये कह रहा है कि ऐसे एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसका जो बेनिफिट है वो एक्सपायर हो जाएगा विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, मतलब विद इन अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा उसका बेनिफिट, ठीक है। अब बिजनेस की डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल लिखा है सैलरी पे करना, तो ये एक रेवेन्यू आइटम है, बिकॉज जो सैलरी होती है पेड कर, ऐसा थोड़ी है कि भाई हम एक साल में एक बार पे कर दिया फिर आगे कभी पे ही नहीं करेंगे। हर महीने हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ता है ना। आपको ये पता होगा कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, हम उन्हें सैलरी देते हैं, और जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री में हम उन्हें वेजेस देते हैं, ठीक है।
और देखिए रेंट पे करना, तो रेंट भी हमें इंटरवल के बाद पे करना पड़ता है। जैसे 3 महीने में पे कर रहे हैं तो 3 महीने में पे करना पड़ता है, और मोस्टली एक एक महीने में ही सबको पे करना पड़ता है, ठीक है। या हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी हमें रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये इक्वल टू एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। बट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं, बट हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो आइए समझते हैं अब कैपिटल रिसीट क्या होती है, ठीक है। कैपिटल रिसीट आर द रिसीट विच आर नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। तो जितनी भी रेवेन्यू रिसीट होती है उन सभी को छोड़ के जो बाकी की रिसीट होती है उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, ठीक है। एंड रिसीट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए जो भी रिसीट हमें कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, जैसे अगर हम बात करें एनपीओ में क्या होता था, एनपीओ में हमें बिल्डिंग फंड मिलता था, स्पोर्ट्स फंड मिलते थे। तो ऐसे क्या है, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिलता था, तो ये कैपिटल समझा जाता था उस समय। तो वही यहीं पे ये कैपिटल रिसीट मतलब जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिलता हो, ठीक है। अब देखिए हमें कैपिटल रिसीट कैसे कैसे भी हो सकती है। सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं और जो भी पैसा उससे रिटर्न में हमें मिल रहा है आफ्टर सेल, हम उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं, ठीक है। या तो हम बैंक लोन रेज करते हैं, अब हम बैंक से लोन लेंगे वो भी हमारा कैपिटल रिसीट आएगा, ठीक है। और कैपिटल रिसीट को हम इनकम ट्रीट नहीं करते हैं। तो अगर हम एनपीओ की बात करें, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारे जो कैपिटल रिसीट होते हैं वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। वैसे ही अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कैपिटल रिसीट जो होता है वो नहीं आता है क्रेडिट साइड, बिकॉज आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम आती है एंड डेबिट साइड उसके एक्सपेंस आते हैं। तो आइए अब रेवेन्यू रिसीट को समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट आर द रिसीट विच आर रिसीव्ड एज अ इनकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो एज अ इनकम रिसीव्ड होती है, ठीक है। तो ये इनकम है। अगर हम एनपीओ का केस पकड़ें तो जो है ये है इनकम की साइड आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो ये हमारी इनकम है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये इनकम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एसेट्स शुड नॉट डिक्रीज। अभी देखिए मैंने आपको ऊपर समझाया कैपिटल रिसीट क्या होती है। तो क्या मैंने बताया था, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, जब हम अपना एसेट सोल्ड कर देते हैं, जब हम अपना एसेट सोल्ड करते हैं तो उस समय हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है। और जो जो उस एसेट को सोल्ड करने के बाद जो भी हमें उसकी पेमेंट मिलती है, जो भी कैश रिसीव्ड होता है, उसको हम कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। बट यहाँ क्या लिखा है, एसेट शुड नॉट डिक्रीज। ये रिसीट जब होएगी और हम पे एसेट भी डिक्रीज नहीं होएगा तो हम मान लेंगे वो रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। यहाँ पे एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा है, और अगर एसेट डिक्रीज हो गया तो वो रिसीट तो हमारी फिर कैपिटल रिसीट बन जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटीज शुड नॉट इंक्रीज। अब मैंने आप ऊपर भी बताया था कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा था कि बैंक लोन ले रहे थे तो लाइबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है। बैंक लोन ले रहे थे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बैंक लोन से, और फिर तो हम वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अब इधर देखिए लाइबिलिटी शुड नॉट इंक्रीज, तो यहाँ क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, बैंक लोन इंक्रीज नहीं होगा और हमें कोई रिसीट हो रही है तो हम उसको कंसिडर करेंगे रेवेन्यू रिसीट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड, कोई लाइबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है इससे तो हमारी। फी रिसीट, इससे इससे भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ना ही कोई एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर, मान लो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। और उस ट्रांजेक्शन के होने से हमारा एसेट ना तो डिक्रीज हो रहा है, ना ही हम पे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। फ़ी है तो फ़ी हमें बेसिकली पर्टिकुलर मिलती ही रहती है, विद इन अकाउंटिंग ईयर हमें कई बार मिलती है, अगर पर मंथ होगी तो 12 बार मिलती है, ठीक है। इंटरेस्ट भी हमें रिसीव ही होता रहता है। तो क्या होता है कि रेवेन्यू रिसीट जो होता है ना, वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कई बार मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। एंड कमेंट करें अगर कोई डाउट हो आपको तो, ठीक है। थैंक यू।